हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक से स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। और बुक तो आपको पता ही है, ब्लू कलर कौन सी बुक में यूज़ होता है, राइट। चलिए, और इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जो आइलैंड था ग्रीस में, मैग्नीशिया, उसकी बात करी थी। और चाइनीज़ टेक्स्ट की बात करी थी। और फिर चाइनीज एम्परर हुआंग टी की बात हुई थी। और किस तरह से हुआंग टी को विक्ट्री मिली थी विद द हेल्प ऑफ दिस चैरियट, जिसमें उन लोगों ने ये एक मैजिकल डिवाइस अटैच किया था, जिसके हेल्प से उन लोगों ने दुश्मनों पर पीछे से हमला किया था। ठीक है। और इसके बाद वो सब इरेलीवेंट था, पर ठीक है, अब ऑन अ सीरियस नोट, वो सब इरेलीवेंट था यहाँ तक। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट। ये चार पांच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने उस दिन सीखे थे। वो आप लोगों ने मार्क करके कॉपी में नोट कर लिए थे क्या? देखो, कॉपी में नोट करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं आपको, क्योंकि क्या होगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद अपने जो कुछ और पॉइंट्स हैं जो जेई मेंस के लिए रेलेवेंट है, राइट, जो कुछ हो सकता है आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, वो भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा कि सीक्वेंस क्या है। अदरवाइज तो क्या, आप एनसीईआरटी में भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में मार्क कर लो और एनसीईआरटी में साइड में स्पेस होती है वहाँ लिख लो। पर प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ फिर, कि वो सारी चीज़ें फिर आगे पीछे होने लगेगी जब आप रिवाइज करोगे। इसीलिए हमें एक बार नोट करना है, और नोट करने के साथ साथ आपको याद भी होता चला जाएगा, और फिर रिवीजन में भी आपको इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यही रीज़न था। अब इसके बाद फिर बार मैग्नेट की बात हुई थी, किस तरह से जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में थे तो वो किस तरह से बार मैग्नेट से दिन भर खेला करते थे, और सब कुछ बात हुई थी। और उसके बाद ये आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करके टैप करने पर फील्ड लाइंस का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसका डिस्कशन हमने किया था, कि वो उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, फील्ड लाइंस का शेप बनेगा। वो सब कुछ डिस्कशन हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद हमें आज स्टार्ट करना था 5.2.1 से। मैं क्या सोच रहा था कि कोई अगर अपनी क्लास में कोई बढ़िया सा रीडर हो, जो हमें ये 4 पॉइंट्स रीड करके बता दे जल्दी से, जैसे स्कूल में करवाते थे ना टीचर्स रीड। कोई अगर रीडर हो वॉलंटरी, कोई अगर, अमन जायसवाल जी ने सबसे पहले मैसेज किया है हमें, तो हम उन्हें मौका देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। 1 मिनट वेट करो, हम आपको अनम्यूट करते हैं, और आपको जहाँ जहाँ बताएंगे जितना पैराग्राफ उतना रीड करना है। The magnetic field lines. अरे अरे, रुको 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 रुको। यहाँ, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। और अपन ये पहले ये 5 पॉइंट पूरे पढ़ेंगे, यहाँ तक 4 पॉइंट पूरे पढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है। हाँ, करो स्टार्ट। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको फिर से। अब स्टार्ट करो। Magnetic field lines. The pattern of iron filling permits us a lot of magnetic field lines. This is shown both for the bar magnet and current carrying solenoid in figure 5.3. For the comparison, refer to the chapter 1, figure 1.7d, electric field lines of an electric dipole. क्या हुआ, कहाँ चले गए? फिर से म्यूट हो गए क्या? सर वो अनम्यूट हो जा रहा अपने आप बार बार. हाँ हाँ, चलो अब ट्राई करो। The magnetic field lines are visual and intuitive realization of magnetic field. Their properties are: first, the magnetic field lines of a magnet or a solenoid from continuous closed loop. This is unlike the electric dipole where these field lines being from positive charge and end on negative charge, escape to infinity. Second point, the tangent to field lines at a given point represent the direction of the net electric field B at that point. मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। और इसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट। Third point, the larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field. B.
magnetic B is a larger around the region second and then in region first. Fourth point, the magnetic field lines do not intersect. For if they did, the directions of magnetic would be not unique at the point of intersection. One can plot the magnetic field lines in varieties of ways. One way is to place a small magnetic compass needle at various positions and note its orientation. बिल्कुल सही, The थैंक यू। magnetic field direction at the various points in the हाँ, space. हाँ, बिल्कुल सही, थैंक यू। देखो, अब इसमें से आपको बहुत सारे पॉइंट्स रियलाइज़ होंगे। वैसे बहुत बढ़िया रीड किया आपने, जैसे स्कूल में होते थे ना वो जो टॉपर लोग रीड करते थे, बिल्कुल एक वैसी वॉइस होती थी उनकी, जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ में दिखाते हैं वॉइस। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, तो ये जो आयरन फाइलिंग्स का जो पैटर्न होता है, इसके हेल्प से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने दोनों के लिए प्लॉट करी, बार मैग्नेट के लिए भी और एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए भी। ठीक है? तो देखो, कंपैरिजन के लिए आप देखो कि एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस जो डायग्राम ए में दिख रही है, और एक करंट कैरिंग सोलेनोइड की फील्ड लाइंस जो डायग्राम बी में दिख रही है, क्या इन दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? बिल्कुल सिमिलैरिटी दिख रही है, और वही रीज़न था कि हम लोगों ने, याद करो, लास्ट चैप्टर में भी करंट कैरिंग सोलेनोइड को एक बार मैग्नेट से रिप्लेस किया था, जिसका हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी डिस्क्राइब किया था। तो ये वही बात चल रही है कि दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर दिखेंगे आपको, राइट? ये देखो, तो ये सिमिलैरिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कंपैरिजन किया गया है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कंप्लीट सिमिलैरिटी नहीं है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखो, जो लास्ट डायग्राम है, इट इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच आर डिस्प्लेड इन फिगर 5.3 सी। ठीक है? फिर वही स्टोरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, उनके हेल्प से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई गई है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ये हम मार्क करेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, दे फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स। याद करो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये परमिशन नहीं मिलती थी। याद है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लिखवाया था कि दे विल नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप ड्यू टू कंजर्वेशन प्रिंसिपल। पर अब यहाँ देखो, इनके तो क्लोज लूप बनते हैं, इनके तो जीवन में मजे हैं। देखो, ये देखो, ये क्लोज लूप बनाया है इसने, ये देखो, ये क्लोज लूप बन रहा है, इसको परमिशन है। यहाँ पर देखो, ए से स्टार्ट होके बी पे आ रहे हैं, ए से स्टार्ट होके बी पे आ रहे हैं, कहीं क्लोज लूप नहीं बन रहा है, वैसा क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं बन रहा है, इसको क्लोज लूप नहीं बोलेंगे, क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं है। जबकि यहाँ देखो, ये घूम फिर के वही, ये देखो, ये घूम फिर के वही आ जाते हैं। जैसे आपने याद है, एक और फील्ड लाइन बनाई थी, कभी बताता हूँ मैं आपको। आपने एक फील्ड लाइन और ड्रॉ करी थी, जब आप लोगों को मैंने वो पढ़ाया था, सर्कुलर रिंग करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, उसके डेरिवेशन करवाए थे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में। काफ़ी हद तक रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो देखो, आपको याद होगा तो मैंने इस टाइप का कुछ डायग्राम बनवाया था आपसे। ठीक है? अब वो ब्रेक नहीं है यहाँ पर, है ना, वो एक्चुअली क्या है कि 3D में बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो तो एक्चुअली क्लोज था वो। ठीक है? यहाँ पे भी ऐसे बनाए थे हमने, वो आपको याद आ रहे होंगे डायग्राम्स कुछ। ठीक है? तो दे फॉर्म क्लोज लूप्स, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल को ये परमिशन नहीं मिलती थी क्लोज लूप बनाने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट तो देखो, मैं नहीं समझाऊंगा आपको, सबको पता ही है। क्या ये इंदौर नगर निगम का सॉन्ग आपको सुनाई दे रहा है? पहले वो कंप्लीट हो जाने तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही परेशान करते हैं ये लोग हमें, मंडे टू सैटरडे क्लास लेने नहीं देते, और संडे के दिन हमें सोने नहीं देते। अब हाँ, अब समझो, सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? पता है ना टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल गई, है ना? फिर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखोगे तो इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ लोग बोल देते हैं गलती से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस।
थोड़ा सा ये नोमेनक्लेचर हल्का सा गलत लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि रीजन है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक चार्ज को रखूंगा, देखो समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं यहाँ एक चार्ज को रखूंगा तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पता है क्यों? इसीलिए या अपोजिट एंटी पैरेलल भी लग सकता है, इसीलिए आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हो। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर मान लो कोई चार्ज मूविंग है, जैसे मान लो यहाँ कोई मूविंग चार्ज रख दिया आपने, तो उस पर फोर्स कैसा लगता है, याद है? क्यू वी क्रॉस बी। तो क्या बताओ, ये फोर्स बी के डायरेक्शन में लगेगा क्या? क्या फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा? नहीं लगेगा। और क्योंकि वो डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलना थोड़ा सा गलत लगता है सुनने समझने में, है ना? तो यही रीजन होता है कि एनसीईआरटी वालों ने ये पॉइंट लिखा है। ठीक है, बट मैं भी यूज कर लेता हूँ कई बार, बहुत सारे बुक्स में भी यूज किया हुआ है कई बार, क्योंकि अभी यह कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सबको समझ में आता है कि हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो चल जाता है। ठीक है, और इसके बाद अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को क्रॉस करेगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड होगा फील्ड में, फील्ड का उस रीजन में। जैसे एग्जांपल देखो, ये रीजन, दो रीजन बताए इन लोगों ने, वन और टू। देखो ये रीजन वन दिख रहा है आपको, ये रीजन वन, और ये रीजन टू। दो रीजन देखो डायग्राम में ड्रॉ किए हुए दिख रहे होंगे आपको, रीजन वन और रीजन टू। अभी जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, वही बता रहे हैं कि इन फिगर 5 पॉइंट, उल्टा हो गया ना, दोनों डायग्राम वैसे एक ही है। ये देखो, बात वही पड़ेगी, वैसे दोनों डायग्राम एक जैसे ही हैं, इसमें वही लिखा है कि बी इज लार्जर अराउंड द रीजन टू देन इन रीजन वन। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा डेंसली फील्ड लाइंस पॉपुलेटेड है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड आउट है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है। वही अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, जितनी पास फील्ड लाइंस होगी और जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी। अभी से डाउट आ गया? क्या डाउट आ गया भाई अभी से? अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, अभी से डाउट आ गए? इसलिए हमें आपको अनम्यूट करने में डर लगता है। बताओ। अरे भाई बोलो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हो? मेरा डाउट। सब बढ़िया? हाँ सर एकदम बढ़िया, आप बताओ। आहा, बस सब बढ़िया। अब बताओ, डाउट बताओ, डाउट बताओ। सर मेरा डाउट ऐसा है कि देखो अभी अर्थ को भी नॉर्थ, मतलब अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो फिर वो नॉर्थ और जो साउथ है, अभी अपना हम्म। जो बार मैग्नेट है सादा, वो हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो अर्थ की नॉर्थ की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाती है? हाँ हाँ, बालक क्योंकि बबलू, वो हम समझ गए आपका डाउट। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी आपको बतानी है। देखो क्या होता है, जब हम जियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब आपको हेर फेर समझाएंगे कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, वहाँ पे अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट होता है उसका साउथ पोल छुपा होता है, जिसको आप जोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हो। जोग्राफिकल नॉर्थ थोड़ा सा अलग होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि वो सब एंगल अलग होते हैं। और वहां पे अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल छुपा होता है, इसलिए अपने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उधर जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सब हम आपको पढ़ाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ये जितनी भी चीजें हैं, जोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डे, फलाना ढिमका, जितनी भी चीजें हैं सबकी सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। डिप सर्कल क्या होता है, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। पर वो अपॉर्चुनिटी आने दो, वो हम सही मौके का इंतजार कर रहे हैं चौका मारने के लिए। मतलब जब वो समय आएगा वो चीज पढ़ने का, तब हम वो चीज पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे। जियो मैग्नेटिज्म में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपका ये डाउट टाइमिंग रिजॉल्व हुआ कि आप जो सोच रहे हो वैसा, उसमें अर्थ का नॉर्थ और एक्चुअली उसके अंदर साउथ पोल छुपा होता है मैग्नेट का। यहाँ तो बोल दो। एक और डाउट है, बताओ बताओ क्या डाउट है? सर डाउट ऐसा था कि वो गिटार वाला डाउट था सर। गिटार वाला क्या डाउट था? गिटार का मतलब वो 11 में बेस वगैरह में डाउट था आपको, ऐसा? नहीं 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 सर नहीं। फिर? वो जो गिटार वाला उस दिन
हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है, हमारे एक ट्विन ब्रदर है, वो प्ले करते हैं, हमें तो नहीं अरे आता सर, है ना। नहीं सर, मैंने ओ, आपके प्रोफाइल पिक नहीं में देखा था। नहीं नहीं, वो सब हम यूज ही नहीं करते, हमें टाइम ही नहीं मिलता, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ भी सर यूज वैसे करने भी अपनी का। वो पार्टी बाकी है, वो उस दिन बोली थी आपने, वो कैजुअल ड्रेस वाली, उस दिन हाँ मजा हाँ आने हाँ, लगी। वो हमें याद है, फैंसी ड्रेस पार्टी आप लोगों के बैच की बची हुई है, पर वो हम पहले सोचे थे कि ये टॉपिक कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सर सैटरडे कल बजा देना किट, सैटरडे को वैसे भी रिवीजन क्लास ही रहती है। हाँ, वो हम नहीं, प्लान करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे। अभी 15 अगस्त के आसपास क्या होगा, 15 अगस्त सही दिन होता है प्लान करने का। हाँ 15। तब तब हम अच्छे से एक बढ़िया इवेंट प्लान करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो हमें आज ये टॉपिक बहुत कुछ पढ़ाना है, क्योंकि काफी लोगों के माइंड में काफी कुछ डाउट है, इसीलिए अब हम काफी देर के लिए किसी को म्यूट नहीं करेंगे। सर देखो प्रॉमिस है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम कहीं झूठ ना बोलते हैं। आओ हाँ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो। ठीक है। चलो, अभी वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आगे जाकर, है ना, जब हम वो आगे पढ़ाएंगे आपको तब वो क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, ठीक है। अब द लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी, जितनी ज्यादा टेंस होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑलरेडी इस बारे में डिस्कशन हो चुका था हमारा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट तो सबको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फील्ड लाइंस जो होती है वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए तो फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है। तो दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरसेक्ट मत करवाना, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले भाई साहब, बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत सारे तरीके से प्लॉट कर सकते हो। इसमें से एक तरीका क्या है कि स्मॉल मैग्नेटिक कंपास को हर पोजीशन पे लेके जाओ और उसका ओरिएंटेशन देखो, तो उससे आपको फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अब आपको शायद ये याद नहीं आ रहा होगा कि आपने कहाँ पढ़ा है ये, पर मैं आपको बताऊं कि हमने आपको ये पढ़ाया था कब, कभी पढ़ाया था हमने आपको ये, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट नाम का जो टॉपिक था, उसमें हमने आपको ये सब सिखाया था। ये देखो, जब फायर की बात चल रही थी तब फोटो वोटो बताए थे हमने आपको। तो प्रिसाइजली आप ये वाला फोटो देखो, आपको कैसे पता चला कि सर्कुलर फील्ड लाइंस है? तो आपने क्या करा, एक छोटा सा कंपास निडल लिया और उसका जो ओरिएंटेशन होता है, जो एंगल्स होते हैं, उसके हेल्प से आपको पता चला, उसको आपने ज्वाइन करा तो आपको पता चला कि ये तो सर्कुलर आ रही है। तो वही लिख रहे हैं एनसीईआरटी वाले भाई साहब कि आप इसके हेल्प से ये सब कुछ पता कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपने लिए जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, ये हुआंग टी वाले चैप्टर में से जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो ये पांच थे, ठीक है। ये चार थे, सॉरी, ये चार पॉइंट्स को आप मार्क कर लो। ये चार पॉइंट्स आपको, ये चार पॉइंट्स मार्क कर लो, एक दो, ये तो ठीक है, इतना काम का नहीं है, कोई पूछेगा नहीं इसको आपसे। ये चार पॉइंट्स बस यहाँ तक, ये नोट करना है इसी सीक्वेंस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वही सीक्वेंस रहेगा आपका, कोई अलग नहीं रहेगा सीक्वेंस। अब आगे समझते हैं, चलो। अब ये कहना चाह रहे हैं एनसीईआरटी वाले भाई साहब 5.2.2 में बोलना चाह रहे हैं कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। कहने का मतलब, अभी हमने समझा ना कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड सिमिलर फील्ड लाइन शो करते हैं, तो अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था किस तरह से करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, पढ़ा था हम लोगों ने। और वो एम्पियर्स हाइपोथेसिस के बाद हमने देखा था कि M इक्वल टू एन आई ए। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे कैपिटल M यूज करूंगा, याद है, मैग्नेटिक मोमेंट अपना लास्ट ही टॉपिक था वैसे ये, एन आई ए वेक्टर। एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, जो डार्क कलर में लिखते हैं ना, आप समझ जाना, जहाँ भी डार्क कलर में लिखा होता है 11th क्लास के बुक में भी लिखा होगा, विच मीन्स वो वेक्टर की बात हो रही है ना। तो M इक्वल टू एन आई ए पढ़ चुके हैं हम लोग। अब जरा एक बार खुद से ये स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगा। सब लोगों को खुद से पढ़ना है इस बार, बीच बीच में किसी को मौका देंगे और रीडिंग का, बट अभी खुद से पढ़ना है इस बार।
पढ़ लिया? ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ, ये बस ये बोलना चाह रहे हैं कि आप वही सोलेनोइड को एक बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हो, या बार मैग्नेट को करंट कैरिंग सोलेनोइड से कंपेयर कर सकते हो। दोनों को कट करोगे तो दोनों की फील्ड लाइंस भी आपको सिमिलर सिमिलर मिलेगी। कुछ काम का नहीं था पर अपने लिए कि जिसको अपन मार्क करें या जिसको अपन कॉपी में नोट करें। ठीक है। अब ये ज़्यादा फर्म करने के लिए इस एनालॉजी को, इस कंपैरिजन को, हम लोग अब कुछ डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि लार्ज डिस्टेंसेस पर जो एक्शियल फील्ड होती है वो बार मैग्नेट और सोलेनोइड की सेम होती है। अब आपको समझ में आना चाहिए एक्शियल डिस्टेंस क्या होता है। क्या आपको पता है एक्शियल डिस्टेंस? एक्शियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ये सब कुछ देखो, इसीलिए मैं बोलता था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम से बोलता था सारी चीजें एक दिन आएगा जब इंटरलिंक होगी, फॉर्मूले भी आगे इंटरलिंक होंगे। ठीक है। तो वही सब हम करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत, यहाँ से काम की चीज आती है, यहाँ से अपने को कॉपी में नोट करना है बाद में। ठीक है। क्योंकि ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं और अपने काम का भी है। तो देखो, एक सोलेनोइड लो जिसके एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, जो अपन डिफाइन करते थे। उसकी लेंथ है 12 और रेडियस है ए। ये देखो, रेडियस और उसकी टोटल लेंथ। ठीक है। ये सोलेनोइड है जिसमें वायर्स रैप होंगे, है ना? एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अपन एक काम करते हैं, इसके लिए एक्शियल फील्ड फाइंड करते हैं पॉइंट पी पर, जो सेंटर ऑफ सोलेनोइड से आर डिस्टेंस पर है। समझते जाना, ये सोलेनोइड का सेंटर है और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है। मैं यहाँ फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर एलिमेंट लेंगे सोलेनोइड पर जिसकी थिकनेस है डी एक्स। एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स जो करते आए हैं। कितने टर्न्स होंगे इसमें? यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स है तो डी एक्स लेंथ पे कितने होंगे? यूनिट लेंथ में इतने हैं तो डी एक्स लेंथ पे कितने होंगे? एन डी एक्स टर्न्स होंगे। ठीक है। मान लो करंट आई है। तो ये देखो, हमने क्या करा, ये देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया एनसीईआरटी ने पहली बार। एक्स डिस्टेंस पर ये ब्लू कलर में डी एक्स थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया। इसमें टर्न्स कितने हैं? एन डी एक्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें। ठीक है। इसके अंदर इस एलिमेंट की बात चल रही है, उसमें इतने टर्न्स हैं। ठीक है। इतने टर्न्स आ गए। अच्छा, अब ये कैसा दिख रहा है आपको ये एलिमेंट? सब लोग बताओ मुझे जल्दी जल्दी, कैसा दिख रहा है ये एलिमेंट आपको? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैविंग इतने टर्न्स। तो इसके करंट फील्ड का फॉर्मूला पता है आपको एक्चुअल पोजीशन पर? कि बताऊं मैं, स्लाइड पुरानी वाली बहुत पहले की, याद है? तो इन सेक्शन 4.6 ऑफ द प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने, आपने, हमने सबने फील्ड कैलकुलेट करी थी, याद करो, सर्कुलर लूप की। और वो सर्कुलर लूप की फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, ये पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, या एक काम करता हूँ ऐसा लिखता हूँ, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे नहीं पता आप लोगों को फॉर्मूले याद रहते ही नहीं रहते, होने चाहिए पर वैसे याद। ठीक है। अब देखो इसको लगाते हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली म्यू नॉट लिखा है ना, मेरी एनसीईआरटी में सब म्यू नॉट को पता नहीं क्या लिख दिया, ये म्यू नॉट लिखा है। अब एन बताओ कितना है? ये एन डी एक्स क्या है? एन के इक्वल है, समझ रहे हो? एन डी एक्स, आई एज इट इज, आर स्क्वायर, रेडियस क्या है? स्मॉल ए इज रेडियस, स्मॉल ए इज रेडियस अपॉन 2 r स्क्वायर। 2 r स्क्वायर, ये देखो 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? डिस्टेंस होना चाहिए। एक्स ये डिस्टेंस होना चाहिए उस पॉइंट का। बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा आर माइनस एक्स। समझ रहे हो ना बात को? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो आर माइनस एक्स होगा। वही लिखा है देखो, आर माइनस एक्स का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में तो आनी चाहिए। अब आगे पता नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है वो सब तो नहीं पता, बट आना चाहिए समझ में। हेलो, 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 कोई है क्या यहाँ पर? हाँ, सब लोग हैं, सब लोगों को क्लियर हो रहा है। बहुत बढ़िया। चलो।
चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो बस अब सुनो आगे की स्टोरी। अब ये जो टोटल फील्ड है वो कैसे निकालेंगे, वही बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है उसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स की लिमिट माइनस एल से एल। देखो डायग्राम देखो, एक्स इक्वल टू माइनस एल पे पहला एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर, और आखिरी एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर प्लस एल पर। तो उसको इंटीग्रेट करने से आपको पूरा काम आपका हो जाएगा, राइट, वही लिखा गया है। और ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है इन भाई साहब ने, एनसीईआरटी वाले भाई साहब ने। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लेना जो आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों को इंटीग्रेशन मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है तो कर लेना। दिस एक्सरसाइज इज हाउएवर नॉट नेसेसरी फॉर अवर पर्पस, फॉर माई पर्पस, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर योर पर्पस बिकॉज आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम, फार एक्सियल फील्ड पर निकालना है तो आपको याद है आइडियल सोलेनोइड के लिए डिस्टेंस भी ज़्यादा लो, रेडियस भी कम रखो। तो वो सब कुछ अगर आप लगाते हो, अप्रोक्सीमेट करो, तो अप्रोक्सीमेशन और इजी हो जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेशन से हमारा काम और इजी हो जाएगा। कैसे, ये देखो, ये अप्रोक्सीमेशन लिख दूं मैं, चलेगा? तो हम इंटीग्रेशन और आसानी से कर देंगे फिर तो। फिर देखो जैसे ही मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, तो कितना मज़ा आता है। फिर देखो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है और सिर्फ छोटे मोटे टर्म बचते हैं जिनके इंटीग्रेशन से मुझे ये रिजल्ट मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसे हम एज्यूम कर रहा हूँ कर लोगे ना, जैसे ये सब सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आर क्यूब रखना है और सिंप्लीफाई करना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, फिर और डायरेक्ट आ रहा है। चलो अब आगे सुनो। अब आगे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट होगा एन इंटू आई इंटू ए। एन कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ इंटू आई इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। वही लिखा है, थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा लॉजिक लगाओगे, सब कुछ क्लियर होगा। नोट्स पुराने रिवाइज नहीं करोगे, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो देखो ऊपर आपको यही टर्म दिख रहा है, देखो एन, टू एल, आई, ए स्क्वायर, बस पाई की कमी थी तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर आप सब कुछ करते हो तो आपको ये, अरे यार ये बार बार स्मॉल एम लिख देते हैं, परेशान कर जाते हैं बिल्कुल। ये कैपिटल एम लिख रहे हैं, हम लोगों ने कैपिटल एम पढ़ा है ना, तो हम लोग कैपिटल एम लिखेंगे। फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू एम बाय आर क्यूब। अब ये देख के अगर आपकी आंखों में गिद्ध चमगादड़ों जैसी चमक नहीं आई तो फिर मतलब ही क्या, फिर सुबह सुबह 8 बजे उठ के पढ़ने का मतलब ही क्या। कहीं याद देखा है ये फॉर्मूला, याद करो, कहीं देखा होगा किसी मूवी वूवी में। कहाँ देखा है, ओलंपिक्स में देखा है, मूवी में देखा है, क्रिकेट मैच में देखा है, नेटफ्लिक्स पर देखा है, प्राइम वीडियोस पर देखा है, कहाँ देखा है? अरे अभी नहीं देखा, अभी तो देखा ही है। कहाँ देखा है इससे पहले? एक टेबल बनवाया था मैंने, 4-5 दिन हो गए होंगे शायद उस बात को भी, यार कैसे याद रहेगा आपको बताओ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक टेबल बनाया था ना एक्चुअल पोजीशन का, याद भी नहीं होगा। पूरी मेहनत हमें करना पड़ती है, ऊपर से एक तो ये लैपटॉप भी इतना स्लो है, हम बताओ क्या करें, हम परेशान हो गए। ये देखो, कौन सा प्रोसेसर है, सुनकर आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, i3 7th जनरेशन। अब सोचो हम कैसे चला रहे होंगे उसको। इंटेल वाले भी सरप्राइज्ड हैं कि 7th जनरेशन i3 से हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे निकाल लेते हैं। हाँ, एचपी का नहीं है प्रोसेसर, तो इंटेल का होता है ना, प्रोसेसर एचपी थोड़ा ना बनाता है, एचपी तो लैपटॉप बनाता है। कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग।
हाँ, तो अब हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो द फार एक्सियल फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, जो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन कर सकते हो, जिसके बारे में आपको आगे सिखाएंगे अभी। ठीक है, तो बार मैग्नेट और सोलेनोइड की बिल्कुल सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसीलिए बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो इसमें से आपको टेक अवे समरी क्या है, इसमें से आपको जब नोट करोगे आपके कॉपी में तो यहाँ से शुरू करना, और यार प्लीज आज के आज ही नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ से नोट करना शुरू करना, पर क्योंकि कल इसलिए लेना क्योंकि मान लो किसी दिन हमने फिर स्लाइड से पढ़ाना शुरू कर दिया, जो पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ लिखना है कहाँ लिखना है। ठीक है, और यहाँ से लिखकर आपको लिखना है यहाँ तक, 5.2 तक, यहाँ रोकना है आपको। ठीक है, मार्क कर लो, लेट द सोलेनोइड से लेकर यहाँ आके रोकना है आपको। ठीक है, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, अभी अच्छे से लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ समझ लो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक वाले मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ में अलग से पूरा इस पे एक अलग से लिखवा दूंगा आपको, है ना, अब खुद ही लिखना, अपन नोट स्टार्ट करेंगे जब तक। तो पोल स्ट्रेंथ डिफाइन कर देते हैं, जैसे मान लो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो क्या लिखते हो आप, माइनस क्यू प्लस क्यू लिखते थे ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में, लेंथ एल होती थी। वैसे ही क्या होता है, एक मैग्नेट अगर होता है, बार मैग्नेट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बुक वाले उसको समझने के लिए इसको मैग्नेटिक चार्जेस दे देते हैं। मतलब इसके पास क्या है, एक मैग्नेटिक चार्ज, एक प्लस क्यू एम और माइनस क्यू एम। क्यू एम मतलब मैग्नेटिक चार्जेस, और मैं इसको क्या लिखूंगा, स्मॉल एम से लिखूंगा, इसलिए मैंने कैपिटल एम वहां पे लिखा था। स्मॉल एम का मतलब अपन क्या मान रहे हैं, अपन मान रहे हैं कि दे आर पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ मानूंगा मैं इसको, ये पोल की स्ट्रेंथ है, दोनों एक ही चीज है वैसे। कुछ बुक वाले के स्मॉल एम भी यूज करते हैं, तो स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ, समझ रहे हो, हमने उसको पोल स्ट्रेंथ दे दिया, जैसे चार्ज होता है ना, चार्ज की स्ट्रेंथ वैसे पोल की स्ट्रेंथ। और बार मैग्नेट के लिए फिर क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इसकी लेंथ एल है तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, वही वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और फिर इसके आर डिस्टेंस पर हम लोग फील्ड वगैरह फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप लिखते थे ना के क्यू बाय आर स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू की जगह क्यू एम बाय आर स्क्वायर। वो सब मैं आगे बता दूंगा आपको अच्छे से फिर से। ठीक है, और इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट को ऑब्टेन कर सकते हैं, बोथ एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, इन अ मैनर विच इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन चैप्टर 1। जैसा आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था, दिस मेथड इज सिंपल एंड अपीलिंग, पर क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते इसीलिए इसको ही अवॉइड करने का बोल रहे हैं, पर लगाते तो ये खुद भी हैं। ठीक है, और हम भी लगाएंगे इसीलिए, और हमने लगाया भी है इनफैक्ट। आप सोचोगे सर कहाँ लगाया है, तो अभी 5 मिनट पहले ही बात हुई थी, ये देखो। अ, देखो, याद आया, फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पहले ही, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल, और रिप्लेसमेंट भी बताया था मैंने आपको। अब आप लोगों ने ध्यान दिया था नहीं दिया था मुझे याद नहीं है, पर ये सब रिप्लेसमेंट कौन से क्या करने हैं वो सब भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। ठीक है, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा ये सब कुछ, तभी बात बनेगी। आओ अब आगे बढ़े। ठीक है, तो ये अभी आपको नोट नहीं करना है, ये मैं अलग से अच्छे से नोट करवा दूंगा कॉपी में आपके। ठीक है, अब आगे पढ़ो, द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं, तो टॉर्क समझ रहे हो, टॉर्क एम क्रॉस बी, सो कैपिटल एम कर देना, है ना। फोर्स, नेट फोर्स जीरो होता है, बिल्कुल सही, और नेट टॉर्क एम क्रॉस बी होता है, इसको ऐसा लिख देना यार, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखकर कॉपी में ऐसा लिख देना बाद में। ठीक है, एम क्रॉस बी। अच्छा, अब इसके बाद मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा ये,
एम बी साइन थीटा, जहाँ पे टॉर्क जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क है, और थीटा क्या है, एम और बी के बीच में एंगल है। ये आप लोगों ने एसएचएम में भी पढ़ा होगा। अच्छा, अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आई अल्फा, और अल्फा कितना होता है? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। और क्योंकि रिस्टोरिंग है इसलिए नेगेटिव लगा रहे हैं। नेगेटिव साइन इम्प्लाई करता है कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है जो उसे वापस लाना चाहता है। कहने का मतलब देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई आपने एक बार मैग्नेट को रख दिया किसी एंगल पर, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, किसी एंगल पे रख दिया, तो वो क्या होगा, वो ऐसा फोर्स लगेगा उस पर जो उसको घुमाकर वापस सीधा करना चाह रहा होगा। तो अगर थीटा इधर है तो टॉर्क इधर लग रहा है, ऐसा जो अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था। अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही पढ़ा था, याद करो। कैसे याद आएगा, 3-4 महीने हो गए ना उस बात को भी। तो देखो, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अल्फा होता है टी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा डिस्टर्बेंस मत दो उसको, छोटा छोटा डिस्टर्बेंस दो, मतलब छोटे एंगल से टिल्ट कर दो। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और तब एस एच एम होगा। पता है ना, आपने 11 में पढ़ा था, स्मॉल वैल्यूज के लिए एस एच एम होता है, स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए एस एच एम होता है। तो वही करा है हमने। यहाँ से देखो, ये अल्फा आया, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये अल्फा आया। आपको याद है एस एच एम की इक्वेशन? ये लीनियर एस एच एम के लिए, और एंगुलर के लिए ये इक्वेशंस होती थी। जितना मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, कंपेयर तो करो इसको जरा, कंपेयर करो, बिल्कुल कंपैरिजन बैठ रहा है। तो ओमेगा कितना आ रहा है आपका? ओमेगा आ रहा है एम बी बाय आई का रूट। आई क्या है? ये आई दिख रहा है ना, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने उसको रखा है। ठीक है। और वही लिखा है, ये सब लिखा हुआ है ना, आपको अलग से लिखना नहीं है, ये इसी में से लिख लेना है ना। ये एम कर देना बस कैपिटल। स्मॉल मतलब मैं मैग्नेटिक चार्ज के लिए लिखूंगा। तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा को रखो नीचे, ये टाइम पीरियड आ रहा है। अब क्या होता है ना, सुनो ध्यान से, इस टाइम पीरियड के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। देख रहे हो? अगर मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, तो आप क्या करो, एक बार मैग्नेट ले जाओ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता हो, और उसके ऑसिलेशन होने दो। मैं आगे आपको ये, एक्चुअली ये डिवाइस होते हैं इसके लिए, मैग्नेटोमीटर वगैरह सब कुछ आगे, और ये सब कुछ बहुत सारे डिवाइस आएंगे ना, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। इसमें शायद मैंने डायग्राम में डाला नहीं है अभी। ऑसिलेट करवाएंगे अपन आगे जाकर, है ना, ऐसे बार मैग्नेट को ऑसिलेट करवाएंगे, और उसके हेल्प से अपन फील्ड निकालेंगे। तो वो सब शायद मैंने अभी इसमें ऐड कर दूंगा, मैं एक फोटो उसकी भी। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो एक्सपेरिमेंटली, मैग्नेट को ऑसिलेट करो, 10-15 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करो, तो एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा डिवाइड करने पर। जैसे आप उसमें करते थे सिंपल पेंडुलम, बचपन में सिंपल पेंडुलम में करते थे, याद करो। 15-20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करके ऑसिलेशन के नंबर से डिवाइड करो तो एक का टाइम मिलता है। वैसा ही कुछ है ना। तो टाइम पीरियड मिलने के बाद आप उसको यहाँ रख देना। टाइम पीरियड रखने से आपको क्या मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसको। अब आपको ये सब चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें याद आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको याद है, हमने पहले ही पढ़ लिया है ये सब कुछ, पिछले चैप्टर में आधी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी कहाँ होती है। रेफरेंस 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ाया था मैंने। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम, अरे उसके तो ग्राफ भी बनवाए थे मैंने, अगर आपको याद हो तो। मैंने ग्राफ भी बनवाए थे पोटेंशियल एनर्जी के, आपके कॉपी में देखना कभी टाइम मिले तो। आपके इसमें ग्राफ बना हुआ है, यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की ग्राफ्स में बनवा चुका हूँ पहले ही। ठीक है। तो बस यही सब कुछ है जो है। और
थीटा इक्वल टू 0 मोस्ट स्टेबल पोजीशन, और मैक्सिमम वैक्सिमम कितना होता है एनर्जी। देखो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी, है ना, मतलब उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, सबको पता है ना, जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। अब उससे ज़्यादा क्या बताऊँ, 180 पे ज़्यादा एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी 180 डिग्री पर होगी। और तब उसके क्या होगा, उसकी पोजीशन सबसे कम स्टेबल होगी, मतलब मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो ये सब चीज़ें आपको यार कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप 11th क्लास में भी सब चीज़ें पढ़ चुके हो तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पढ़ा ही चुके हैं हम। अच्छा, अब आपको करना क्या है, सुनो। आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ तक, है ना। तो आप एनसीईआरटी से यहाँ से स्टार्ट करोगे हेडिंग डाल के, और यहाँ से शुरू करना, फिर मार्क करते जाओ, एनसीईआरटी अपने पास लेके रखो साथ में। और ये लिख देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैग्नेटिक मोमेंट m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। और फिर इसके बाद ये पूरा डेरिवेशन आपको छापना है, ये पूरा। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैं देख रहा हूँ, पूरा इम्पोर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें से। सर आप मार्क की हुई पीडीएफ ही दे दो ना, बहुत बच्चों के पास हार्ड कॉपी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, हार्ड कॉपी नहीं है आप लोगों के पास, एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी नहीं है। ओहो, तो मार्क किस में कर रहे हो आप लोग फिर अभी। तो अभी बैठे बैठे कर क्या रहे हो आप लोग घर पे, फिर लिखोगे कैसे। लिखवा दें क्या, मतलब ऐसा पढ़ने के साथ साथ लिखवा भी दें क्या। इस बीच एक और फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, मैग्नेट दिखा दो आपके पास है। अरे हमारे पास है ना, जो बचपन से हमने बहुत सारे मैग्नेट का कलेक्शन रखा है। ढूंढना पड़ेगा, पर वो एक बॉक्स में जहाँ जहाँ मैग्नेट मिलते थे हम चोरी कर लेते थे, किसी को बताना मत। पर एक दो बार तो क्या हुआ, कैंपस के अंदर जो व्हाइट बोर्ड के वो होते हैं ना, डस्टर, उसके अंदर भी दो दो वो होते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं, ताकि वो मैग्नेटिक स्टिक कर जाए। तो कई बार क्या होता था कि वो डस्टर का वो कवर निकल जाता था, और एक मैग्नेट से भी काम चल जाता था। तो कई बार ही क्या हुआ है कि, कई बार ही नहीं, मतलब 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार वो एक आध मैग्नेट हमने गायब कर दिए हैं। गायब नहीं करे, मतलब बच्चों को समझाने के लिए जरूरत पड़ती है ना मैग्नेट्स की, तो इसलिए हमने बोरो कर ली एक्चुअली 2-3 मैग्नेट्स, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है। और बाकी तो बचपन से ही जहाँ जहाँ मैग्नेट मिलते थे वहां से हम हड़प लेते थे। ठीक है, मैग्नेट का कलेक्शन करना बड़ा ही अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग लगता है बिल्कुल। नहीं नहीं, इसको चोरी करना नहीं बोलते, इसको बोरो करना बोलते हैं। चोरी अलग होता है, इसको कहते हैं बोरो करना। ठीक है। चलो, अब इसके बाद यहाँ तक पूरा मार्क कर लेना एनसीईआरटी में, घर पे मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ, पूरा लिख लोगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल 5.1, जरा जल्दी से, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये देखो कैसे वैल्यूज रखी गई है, और इस पे फिर टिक करना। ये आज का आपका पहला नहीं हुई, कल करो जरा इसको सॉल्व जल्दी से, करके बताओ।
हो गया क्या? कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला ही लगाना था। देखो वही चीज बता रहे थे कि 10 ऑसिलेशन में इतना टाइम है, तो टाइम पीरियड निकाल लो, फिर वो फॉर्मूला जो आपको सिखाया था वो लगा दो, है ना। तो आपको इनडायरेक्टली देखो फील्ड मिल रही है इस फॉर्मूले से, मतलब फील्ड के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप लोग सब इंदौर में रहते हो लगभग लगभग, है ना। तो मान लो आपको इंदौर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि इंदौर में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है। तो बस ये यूज कर लो, जो कि हम आगे और डिटेल में सिखाएंगे भी आपको मैग्नेटोमीटर वगैरह और दूसरे डिवाइसेस वगैरह में, कि किस तरह से ये सब कुछ यूज होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि इसके हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो इनडायरेक्टली कि मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में कितनी है ना। इन सब फॉर्मूलों का इसलिए मैं आगे यूज करूंगा, अभी से याद रखना, फिर बाद में भूलना मत। चलो, अब एक काम करो, जल्दी से ये भी देख ही लो यार। किसी को डाउट हो तो देख लेंगे अपन, है ना, इन तो बाद में डिस्कस नहीं हो पाते फिर। जल्दी जल्दी देखना है। अच्छा, ये यहाँ पे देखो एक चीज में, हाँ देखो अच्छा हुआ डिस्कशन में आया तो क्वेश्चन समझ में आया। देखो ये गॉस लिखा है, तो अपन ने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, मैंने आपको याद करना। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। 1 टेस्ला 10 की पावर -4 गॉस, ये बहुत पहले अपना बात हुई थी कभी ना कभी। मेरे ख्याल से हमने कब पढ़ाया था, एमईसी में ही पढ़ा दिया था शायद। लिखवाया था ना 1 टेस्ला 10 की पावर -4 गॉस, लिखवाया हुआ है आपके क्लास नोट्स में, देखना। याद आया, और मैंने बताया था ये ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ये शायद आपको कब पढ़ाया था मैंने, अ, जब हम लोग बात कर रहे थे एमईसी में स्टार्टिंग डे पे ही, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला लिखवाया था डेफिनेशन वाइज। और तब वेबर, वेबर तो नहीं बताया था, तब ये गॉस के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये 1 टेस्ला अगर नहीं भी है तो आप लिख लेना है ना अलग से कहीं, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो अलग से लिख लेना, 1 टेस्ला = 10 की पावर -4 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट है ना दोनों। अब करके देखो क्वेश्चन जरा जल्दी से सॉल्व, वैल्यूज के साथ साथ क्वेश्चन, अब ट्राई करके देखो। न्यूमेरिकल नोट तो नहीं करना है, क्योंकि अभी क्या होगा, आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही लोगे यार, आप लोगों के मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए होंगे, है ना। तो बस अभी तो अपन क्या है कि थोड़ा समझ जाएं कि कैसे क्या न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था ये न्यूमेरिकल देखने का। नोट मत करना है इसको, इतने सारे न्यूमेरिकल नोट करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा आपको कॉपी में। क्या हुआ, कहीं डाउट तो नहीं है?
हाँ ये हाँ गलत कर दिया था, ये प्लस है ना, वो एक्चुअली अपने उल्टा लिखा था, वो वैसा लिखना था अपने को, बिल्कुल सही है वो अपन लिखेंगे वन गॉस, है ना, वो चेंज कर लेना उसको अपने, जल्दी जल्दी में ये लिख देना, यहाँ पे माइनस ये प्लस आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, वो प्लस आएगा, वन गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, है ना, उसको चेंज कर देना उतने पोर्शन को, लिखवाया हुआ था वो आपको, उसको चेंज कर देना। छोटे मोटे ये सब चीजें अपनी तरफ से ही कर लिया करो चेंज। हाँ ये सब समझ लो कि आपकी टेस्टिंग हो रही थी, बिल्कुल सही। अब आप लोग समझदार हो चुके हो, आप लोग को मेरी सारी टेक्निक्स का पता चल गया है। मैं आप लोग को टेस्ट कर रहा था कि आप लोग कितने अटेंटिव हो मॉर्निंग फर्स्ट क्लास में। चलो हो गया क्या, किसी को डाउट है तो बता दो अभी जल्दी से, किसी पार्ट में किसी को डाउट हो। चलो बढ़िया। अब इसके बाद फिर हम एक काम करते हैं, ये जरा एग्जाम्पल घर पे पढ़ लेना, है ना, छोड़ना मत इसको, ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल बड़े काम के होते हैं, है ना, तो ये सब आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम के होंगे, तो इसको एक बार पढ़ जरूर लेना। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ तक पढ़ लेना जरा, ठीक है। अब अपन आते हैं इस पर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। तो ये देखो, ये पूरा एनालॉग में एनालॉजी जो है मैं आपको पूरी पढ़ाई थी उस दिन, है ना, बहुत पहले, 5-6 दिन पहले अपन ना एमईसी में ये पढ़ा चुका हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में दिखाया भी था अपन ने, ई को बी से रिप्लेस करो, इसको उससे रिप्लेस करो, ये सब कुछ अपन देख चुके हैं। और ये फॉर्मूले भी आपको याद होंगे, एक्चुअल पोजीशन के साथ साथ इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल लिखा है देखो, माइनस मतलब याद है वो माइनस आता था, देखो मैं बता देता हूँ, है ना, एक्चुअल और इक्वेटोरियल दोनों लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल है और ये इक्वेटोरियल है। ये वही समरी वाला जो टेबल था ना, इसको इससे रिप्लेस करो, उसको उससे रिप्लेस करो, ये पूरा टेबल आपका बना हुआ था, कॉपी में बना हुआ है, जो भी अपन ने बताया था। ये देखो, जहाँ पे माइनस आना था माइनस लगा हुआ था, एक्चुअल पर माइनस नहीं आता, इक्वेटोरियल पर माइनस आता है, किसको किससे रिप्लेस करना है, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ ऑलरेडी अपन लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसको अब आप चाहो तो इस पार्ट को मार्क करके लिख भी सकते हो इस चैप्टर में, पर ये पहले भी लिख चुके हैं हम लोग, है ना, तो ये जो मार्क कर रहा हूँ ये इतना इतना जरूरी है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में एक तो ये जो अपन ने ये दिखाया, और फिर ये जो इक्वेटोरियल और एक्शियल पोजीशन के फॉर्मूले होते हैं, पर ये ध्यान रखना इसमें ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा लगेगा, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले होते हैं ये, है ना, जो अपन डाइपोल में भी करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, फिर डाइपोल की एनालॉजी, ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था क्लास में अपना। तो इसको मार्क कर लो और जल्दी से इस पर एक न्यूमेरिकल करके बताओ, अच्छे बच्चों की तरह इस पर न्यूमेरिकल करके बताओ, न्यूमेरिकल रफ में करना है।
इसका मॉड्यूल मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया था ना, EP3 आपके ग्रुप पे आ गया था ना। EP3 शायद मैंने करा था कि नहीं करा था, भूल गया मैं भी। कर दिया था ना, हाँ ठीक है। और हाँ, ध्यान रहे जो भी मटेरियल फॉरवर्ड करता हूँ उसे डाउनलोड करके रख लेना, फिर बाद में मेरे मोबाइल से भी कई बार इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए जैसे जैसे मिलता जाता है उसको आप अ, उस पे वो ऑप्शन भी होता है शायद व्हाट्सएप पे, वो उसको मार्क करने का शायद एक ऑप्शन भी होता है ना, क्या बोलते हैं वो, एक ऑप्शन बन के आता है ऊपर, वैसा भी कर सकते हो आप, और अलग से सेव भी कर लिया करो उसको। हाँ, ये टॉपिक दिया हुआ होगा आपके EP3 वाले मॉड्यूल में। EP3 मॉड्यूल में आपका ये टॉपिक मिल जाएगा आपको। हाँ, CSET पर भी मॉड्यूल्स होंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल सही है। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ वैल्यूज रखनी थी, किसी को डाउट हो तो फिर भी बता देना। अच्छा, अब इसके बाद ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ना है एक बार। तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, छोड़ना मत इसको भी, ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ लेंगे बोर्ड एग्जाम के आसपास। अभी टॉपिक नया है, फ्रेश है, तभी पढ़ लेना चाहिए इसको भी, है ना। बाद में फिर क्या, जो चीज़ रह जाती है वो रह ही जाती है। तो लगे हाथों जितना होता जाए करते चलना। तो ये आपको करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर मैं लीव कर रहा हूँ। अब इसके बाद एक काम करते हैं, अपन आते हैं गॉस लॉ पे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पर, ठीक है। तो इसके लिए अपने को चाहिए कोई रीडर। कौन है वो रीडर? ठीक है, सबसे पहला आया है मिहिका राजपूत का, ठीक है। तो हम अनम्यूट करेंगे, 1 मिनट। अब आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, पहले यहाँ तक, फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्टार्ट हो जाओ। Magnetism and Gauss law. In chapter 1, we studied Gauss law for electrostatics. In figure 5.3c, we see that for a closed surface मेरे ख्याल से आपकी represented by वॉल्यूम जो है वो कम है, या मेरे इसकी वॉल्यूम कम है? नहीं, आपकी इसकी वॉल्यूम कम है शायद, देखो एक बार पहले आपका वॉल्यूम इंक्रीज करो उसका। ठीक है सर, अभी और इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी वॉल्यूम के। 2 मिनट सर। अब ठीक है? हाँ, अभी और थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी और इंक्रीज करो। अभी अभी भी ठीक है, पर और इंक्रीज करोगे तो अच्छा लगेगा। अभी अभी 1 मिनट रुक जाओ, सब लोगों से पूछ लेता हूँ। सुनना ही जा रहा है क्या सब लोगों को? नहीं नहीं, आप तो फुल कर दो, आप तो फुल कर दो वॉल्यूम को। ठीक है सर, अब ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, मतलब हो जाएगा काम, थोड़ा सा लो है बट चल जाएगा काम, सुनाई दे रहा है वैसे। वो एक्चुअली ओके क्या है, सर। हमारे सोशल साइंस के टीचर होते हैं ना, वो ऐसे ही बहुत स्लो वॉइस में पढ़ाते थे, तो हमें उनकी याद आ रही है अभी। ठीक है, तो आप भी स्टार्ट हो जाओ यहाँ से। ओके सर। Magnetism and Gauss law. In chapter 1, we studied Gauss law for electrostatics. In figure 5.3c, we see that for a closed surface represented by I, the number of lines leaving the surface is equal to the number of lines entering it. This is consistent with the fact that no net charge is enclosed by the surface. However, in the same figure, for the closed surface too, there is a net outward flux since it does include a net positive charge. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ ये वाला पैराग्राफ। Okay. The situation is radically different for magnetic fields which are continuous and form closed loops. Examine the Gaussian surfaces represented by I or 1 or 2. In figure 5.3a or 5.3b, both cases visually demonstrate that the number of magnetic field lines leaving the surface is balanced by the number of lines entering it. The net magnetic flux is zero for both the surfaces. This is true for any closed surface. बिल्कुल सही। अब ये तो मैथमेटिकल है, ये भी नहीं पढ़ना है। और एक बार ये पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो ये पढ़ो।
The difference between the Gauss law of magnetism and that for electrostatics is a reflection in the fact that isolated magnetic poles, also called monopoles, are not known to exist. There are no sources or sinks of B. The simplest magnetic element is a dipole or a current loop. All magnetic phenomena can be explained in terms of an arrangement of dipoles and or current loops. Thus, Gauss law for magnetism is the net magnetic flux through any closed surface is zero. बिल्कुल सही। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें एम्फेसिस करना, और इनफैक्ट पता है क्या होगा आगे जाकर ईएम वेव्स में हम लोग मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ेंगे। मैक्सवेल एक थे और उनकी इक्वेशन 4 थी। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पढ़ेंगे, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, मैक्सवेल एक थे उनकी इक्वेशन 4 थी, उसमें से पहली इक्वेशन, सॉरी ये दूसरी इक्वेशन जो होती है ना वो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वाली होती है। ये वाली इक्वेशन आपको मैं फिर से उसमें भी पढ़ाऊंगा, मैक्सवेल की इक्वेशन के नाम से फिर से आएगी ये, ठीक है? और आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फिर से आएगी। चलो हाल फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि क्या लिखा है। देखो चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, जहाँ पर आपको याद है कि वो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है आपको? और अगर आपको याद होगा कि क्लोज सरफेस से अगर कोई अंदर चार्ज इंक्लूडेड है, जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस है, अगर कोई चार्ज इंक्लूडेड है तो पॉजिटिव फ्लक्स होता था, और अगर नेट चार्ज जीरो होता था तो जीरो फ्लक्स होता था। ये सब कुछ वही लिखा है ना? और वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस, और नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग अगर इक्वल होते हैं तो नेट फ्लक्स इज जीरो, क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है? पर अब मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो क्लोज कंटिन्यूस लूप बनाती है हमेशा हमेशा। तो क्या होता है जब भी आपको कोई भी आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, यहाँ पर कोई भी गॉसियन सरफेस बनाओगे तो क्या होगा, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस विल बी बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इट, और उसी कारण से हमेशा हमेशा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसका जैसे एग्जांपल देखो, कहीं मैं आपको बता के बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, कहीं दिख रही है क्या? कहीं कहीं बनाई थी ना अभी स्टार्टिंग में, जैसे ये देखो, चलो यही है। अब इसमें आप क्या करते हो, कहीं भी क्वेश्चन सर्फेस बनाओ, कहीं भी बना दो, क्योंकि क्लोज लूप बन रहे हैं। तो आप कहीं भी क्वेश्चन सर्फेस बनाओगे ना, आपको हमेशा हमेशा ही दिखेगा कि जितनी फील्ड लाइंस आ रही है उतनी फील्ड लाइंस जा रही है, हमेशा हमेशा यही होगा। जितनी एंटर करेगी उतनी आपको लीव करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती है। तो हमेशा हमेशा क्या होगा, जितनी एंटर करेगी उतनी ही लीव करेगी, और इसी कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, हमेशा हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है तो उसका मीनिंग क्या होगा? ये सब कुछ वही लिखा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता था वैसे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया तो उसका मतलब मैग्नेटिक चार्ज एंक्लोज जीरो होगा। और अगर मैग्नेटिक चार्ज एंक्लोज जीरो होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक मोनोपोल आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपको पता है ना, वैसे भी नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ होता है। अगर आप इसको बीच से ब्रेक कर देते हो तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ अलग हो गया, तब ये दो मैग्नेट बन जाते हैं। कभी ट्राई किया होगा बचपन में, कभी गलती से वो मैग्नेट नीचे गिर जाते थे तो टूट जाते थे वो 3-4 पीसेज में, और तब 3-4 दिन तक बहुत रोना आता था, रात भर नींद नहीं आती थी कि अब क्या होगा लाइफ में, है ना? तो वही केस आप याद करो कि यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो मिलेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो मिलेगा मतलब नेट मैग्नेटिक चार्ज एंक्लोज जीरो, मतलब मैग्नेटिक डायपोल ही मिलेगा, नॉर्थ के साथ साउथ हमेशा हमेशा होगा। और इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो कि हमें बोलता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता था, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि जीरो हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था। अगर सिंगल चार्ज एंक्लोज है तो नॉन जीरो, और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल एंक्लोज है तो जीरो। पर यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल होता ही नहीं है, ये लिखा है देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमेशा हमेशा डायपोल के फॉर्म में होगा, और आपको हमेशा हमेशा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज गॉसियन सरफेस विल बी जीरो। ये स्टोरी तो समझ में आ गई होगी। तो इसको मार्क करना ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करवा देता हूँ क्या क्या लिखना है आपको। ये सब कुछ नहीं लिखना है, हेडिंग ये डालेंगे अपन, ये मार्क कर रहा हूँ हेडिंग, ये हेडिंग मार्क कर रहे हैं, और फिर ये सब कुछ भी नहीं लिखवाना है।
यहाँ से फिर लिखना है यहाँ से इतना, और ये डायग्राम के साथ इतना। ये गॉस लॉ के बारे में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक। और टाइम मिले तो इनके बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। इनकी जो बायोग्राफी वगैरह है, ये क्या क्या करते थे, कितने दोस्त थे, कहाँ रहते थे, वो सब कुछ पढ़ लेना। फिर इसके बाद 5.6 आपको करना है खुद से, ठीक है। पूछा है शायद मेरे ख्याल से सही कौन सी है और गलत कौन सी है ना, पॉइंट आउट द रॉन्ग। तो देख लेना कि भाई कौन सी फील्ड लाइंस हो सकती है पॉसिबल, कौन सी नहीं हो सकती। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट से ओरिजिनेट करके एक्सटेंड कर रही इन्फिनिटी तक, तो गलत होगा, ये सही होगा। तो चेक कर लेना, जैसे ये दो आपस में एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है तो सब समझ जाओगे आप खुद ही, है ना। तो देख लेना कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो ये एग्जाम्पल आपको करना है। तो 5.6 आज आपका होमवर्क है, रीडिंग करनी है, सॉरी 5.6 आपका होमवर्क है, इसको रीड करना है, होमवर्क ट्राई करना है। वैसे ही 5.7 भी इम्पोर्टेंट है, होमवर्क, दोनों चीजें होमवर्क है आपके लिए। कर तो लोगे ना। हाँ, अब फाइनली हम लोग इसके बाद आ जाते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म पर। अभी अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में मुझे बताना तो है पूरा कुछ, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग फंस गए बीच में मतलब ये अब थोड़ा सा नया टॉपिक हो जाएगा, नया मतलब इसी चैप्टर के अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा अब अपन अलग से पढ़ेंगे पूरा। तो क्या करें इसे में अब। हाँ ठीक है, 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा, आधे रास्ते फंस गए हम लोग। या तो 5 मिनट लेट होते हैं आप, 10 मिनट जल्दी होते तो भी हम कुछ बता पाते इसमें। एक काम करते हैं ना, आप लोग तो अगर फ्री हो ना, वीकेंड पे सैटरडे संडे, काम क्या है आप लोगों को, कुछ काम है तो नहीं, फ्री तो बैठे रहते हो दिन भर। तो एक काम करना, सिर्फ एक बार पढ़ना, ये तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, है ना, क्योंकि इसमें मुझे आपको दिखाने पड़ेंगे फोटो वगैरह तभी समझ में आएगा ये तो। पर एक बार फिर भी ना थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो 50-60% समझ में आएगा। इसमें देखो आपको ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये सब कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता है ना, डायरेक्शन के लिए कैसे निकालते हो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब पता होनी चाहिए। ग्लोब कैसे रीड करते हो आपको थोड़ा पता होना चाहिए ना, बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको ज्योग्राफी के, तभी अपना समझने का वो आएगा, इंटरेस्ट आएगा तब। नहीं तो फिर पता ही नहीं आपको कि ये ग्लोब को रीड कैसे करते हो, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, अब वही सब नहीं पता अपने को, 12th क्लास में अपन है। तो फिर तब समझ में नहीं आएगा ये, इसलिए थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का हल्का हल्का नॉलेज, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम मेरिडियन क्या है। वो ये सब नहीं कि कहाँ से पास करता है, ग्रीनविच से पास करता है कि नहीं करता है, वो सब नहीं, ठीक है। बस इतना बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। तो ये पढ़ लेना यहाँ तक, और पढ़ाऊंगा तो सही, फिर मैं ये मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा ये फिर पूरा आगे। तो मैं आपको वो स्लाइड कल से बता दूंगा ये, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, होमवर्क यहाँ तक है आपका, है ना, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मार्क कर देता हूँ। यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म पर स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे रोक रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट टर्म पर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।